नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉप 60 प्रश्न, सोशल साइंस टॉप 60 क्वेश्चन की बात करेंगे, सोशल स्टडीज में की बात करेंगे, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं आपके इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड सभी का कंबाइंड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन है। आपका क्या रिजल्ट आता है, आपका क्या स्कोर है, अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हर भाई बहन नीचे बताएंगे। इससे क्या होता है, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसीलिए होते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र अभ्यास ही होता है, तत्परता होता है, निरंतरता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्थल का एक सकरा भाग। मान लीजिए कोई स्थल है, एक सकरा भाग, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको केवल यूट्यूब रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नए पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका, स्थल संधि होगा, द्वीप होगा, खाड़ी होगा, जल संधि होगा। तो हर भाई बहन नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थल संधि कहलाती है। संधि मतलब होता है जोड़ना। संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो स्थल का एक जो सकरा भाग है, ठीक है, मान लीजिए एक स्थल है, यहाँ एक सकरा भाग निकला हुआ है, तो जो ये आपका एक भाग ये हो गया, एक भाग इधर का हो गया। ठीक है, दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो क्या हो गया, ये स्थल संधि हो गया ना। इधर का भी जोड़ रहा है, इधर का भी जोड़ रहा है, तो आपका ये स्थल संधि कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में छोटा होता है। दक्षिण अमेरिका आपका है, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा आपका महाद्वीप सबसे छोटा होता है, अगर आपको पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है वह महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, अकॉर्डिंग अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। अगर आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है भैया, हर भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। तो क्या शामिल है आपका, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र है। कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे जाके कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अभी जाके फटाफट कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति विज्ञान होता है और अर्थशास्त्र होता है। इतिहास से लेकर भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र आ जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉप क्वेश्चन यहाँ पे 60 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपका 5 से 6 नंबर पक्का करके जाएंगे आज। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना, शिक्षा को अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। विरोधाभासी सभी लोग जानते होंगे, जो विरोध का भाव उत्पन्न करे वह विरोधाभासी कहलाता है। तो आपका क्या है, आगमनात्मक अधिगम जो होता है निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी कहलाता है। तो कौन से विधा का विरोधाभासी कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, लगभग 90% हर भाई बहन को यह आंसर नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो अभी तक वो कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका व्याख्यानात्मक शिक्षण है वह आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से, या कि आगमनात्मक जो अधिगम है व्याख्यानात्मक शिक्षण जो है विधा का विरोधी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए 35 क्वेश्चंस कि दिए गए कथन ए बी को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना। चलिए कथन पढ़ते हैं। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती। जो आलोचना होती है, जो सोच की धारणाओं को निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग को विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। यानी कि दूसरों के उनकी तर्क क्या है, उनकी विश्वास को समझने में, जो मूल्यांकन करने में आपका मदद करता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य है,
कि पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, पहला सत्य है, कि कौन सा आपका सत्य है, कौन सा सत्य है। तो अपना अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका हम राइट आंसर आते हैं, देखिए इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए ए सत्य है आपका और बी असत्य है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको पूरा मैं डिफिनीशन आपको बता देता हूँ कैसे ये होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया पहला कि आलोचना सोच धारणाओं के निर्माण व विचारों के अनुप्रयोग विस्तार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई आलोचना होगी किसी चीज़ की तो उनकी क्या सोच धाराओं के निर्माण करेगा फिर, कि क्योंकि आलोचना मेरी क्यों हो रही है, अपने विचारों का अनुप्रयोग करके विस्तार, यानी विचार करके वो आलोचना कर रहा है ना, किसकी क्या कमी है वो विचार में गहन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका सत्य होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो बी दिया है, बी कह रहा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। क्या है आपका आलोचना जो है तर्क विश्वास को समझने मूल्यांकन में मदद नहीं करती है, ये दिखा गया है, ठीक है। तो देखिए जब तक आपकी बुराई नहीं होगी तो अच्छाई कैसे सामने आएगी। जब तक आप फेल नहीं होगे, जितने भी बड़े बने हैं तो वो एक नहीं दो नहीं 4 बार फेल हुए हैं और 5वें बार आए हैं तो बता दिए, छप्पर फाड़ दिए हैं। आंधी तूफान फिर कुछ भी हो वो नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। सक्सेस और सिलेक्शन पाना तो भैया मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल आप आज ही चैनल को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सभी मेहनत करिए, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लीजिए, एक साइड से प्लेलिस्ट उठा लीजिए, लग जाइए। सिलेक्शन ना मिले तो बता देना, चैनल छोड़ देना, ठीक है। चैनल को ब्लॉक कर देना अगर सिलेक्शन ना मिले तो। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। जो आपका अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, यानी अनुभव से मिला हुआ जो साक्ष्य है वह आपका क्या कहलाता है। तो अनुभव से मिला हुआ जन्य साक्ष्य आपका क्या कहलाता है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित जो आंकड़े होते हैं। अनुभव यानी कि अपने अनुभव से, अपने अनुभव के माध्यम से, ठीक है, वास्तविक दुनिया को एकत्रित आंकड़े करना, यानी कि साक्ष्य जुटाना अपने अनुभव द्वारा, ठीक है। हर भाई बहन समझ गए होंगे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस परिवार को बड़ा कीजिए, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग आ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रकृतियां, जो भौतिक विशेषताओं होती हैं उनकी जो मॉडल और प्रकृतियां होती हैं शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। किस शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक, इतिहास। सभी लोग बताएं। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न लेकर आए हैं जो 5 से 6 नंबर आपका पक्का करके जाएंगे। देखिए जो भूगोल होता है आपका, भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रकृतियां भूगोल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि मॉडल यानी क्या होता है, दिखावा। भाई भूगोल में क्या दिखाया जाता है, आपका मानचित्र दिखाए जाते हैं, ठीक है। क्या एक एटलस दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके भूगोल में आ जाती है, ठीक है। अर्थशास्त्र में तो देखिए अर्थ से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड। लेकिन भूगोल में क्या होता है, आपकी प्रकृति, ठीक है, नेचर दिखाया जाता है। वही तो मॉडल और प्रकृतियाँ क्या वही है, ठीक है। देखिए प्रतिकृतियाँ दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो समझ गए होंगे सही लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। अगर स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी दी जाती है तो वह संघ किस प्रकार का स्रोत कहलाएगा। द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अंत तक देख लिए भैया तो वाकई में आपने गोल्डन वीडियो होगा। आप अपने आप को धन्यवाद कहेंगे, धन्य कहेंगे। और विजय सर को कमेंट करके जय हिंद बोल दीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं आर्मी का प्रेमी हूँ, आर्मी सेना को प्रेमी हूँ। क्योंकि मैं बचपन से मेरी सोच थी आर्मी में जाने की, लेकिन कुछ कुछ कारण वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। लेकिन मैं यहाँ के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि आज मैं दो चीज़ों को बहुत मानता हूँ, एक शिक्षा जगत, एक आपका सैनिक। दो मेरे दिल में, एक, ठीक है, दो मेरे दिल में बसते हैं। जो मैं सैनिक तो नहीं बन पाया लेकिन अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा शिक्षक क्या है, क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो भैया आपका तृतीयक स्रोत कहलाता है, ठीक है। स्थानीय समाचार पहले आपका देखिए ऊपर से आता है सेंटर से, सेंटर के बाद राज्यों में आता है, राज्यों के बाद फिर आपका स्थानीय समाचार में आता है। तो तृतीयक आपका कहला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। अगर सीखने की अक्षमता वाले जो शिक्षार्थी हो, ठीक है, तो वो किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। विशेष, आपका आधुनिक, समावेशी या अन्य, यन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा। अगर हर भाई बहन को पता हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने की विश्वसनीयता आती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है। तो अब समावेशी होगा, ठीक है।
अगर सीखने की क्षमता है तो शिक्षार्थियों को कहाँ पर किस कक्षा कक्ष में रखा जाएगा, किस कक्षा के साथ सीखेंगे, समावेशी ही। ठीक है, हर भाई बहन समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीआई क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। देखिए आपको ये सिद्धांत पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शन बताना है किसका सिद्धांत है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मैंने वीडियो बना रखा है सिद्धांत के ऑलरेडी। ठीक है, और पीडीएफ फाइल पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल में देता रहता हूँ, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं मैं पीडीएफ फाइल में देता हूँ, चाहे आपका टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो, आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सिद्धांत किसने दिया है, पहले सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये किसने कहा है भैया, किसका सिद्धांत है ये, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस सिद्धांत का कमेंट कर दिया तो वाकई में आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी का यह कथन है, सिद्धांत है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर किसी भी कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक क्या करेंगे भैया, तो शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। सहकारी शिक्षा मतलब क्या होता है, सहकारी यानी सहायता करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना। तो क्या करना है, कोई भी काम होना छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर लें, ये आपको बेस्ट होगा। क्या करना चाहिए, शिक्षकों को काम के लिए कक्षा में छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो कि एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे क्या कहते हैं। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे क्या है, आलोचनात्मक सोच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आलोचनात्मक सोच कहेंगे। सभी लोग, हर भाई बहन समझ गए होंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अजंता गुफा जो होती है, अजंता गुफा काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, एमपीपीएससी सभी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए। जो अजंता गुफाएं हैं, जो उनके चित्र इस्तेमाल किए गए हैं, तो किस रंग से आपको लिए गए हैं। ग्रेफाइट है, स्लेट है, पौधे और खनिज से है, कि पशु अंगों के अवशेष से है। अगर आपको पता हो तो नीचे ज़रूर कमेंट बताइएगा, क्योंकि देखिए पौधे और खनिज के द्वारा वहाँ पर जो रंग हैं तो सामग्री से प्राप्त किए गए हैं, पौधे और खनिज सामग्रियों से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर रखी गई थी। सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं आपकी, तो वह कहाँ पर रखी, पत्थरों, लकड़ी, कागज, ताड़ के पत्थरों। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके हर भाई बहन यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है। ताड़ के पत्थरों में सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वो आपके ताड़ के पत्थरों पर लिखी गई थी। किस पत्थरों पर लिखी गई थी भैया, ताड़ के पत्थरों पर। ध्यान दीजिएगा, कान खोल कर सुन लीजिए, कान आज खोल लीजिए। ठीक है, अगर कान साफ ना हो तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और अभी एक रुई लेकर, एक छोटी सी लकड़ी लेके कान साफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि, जिसे काल कहा जाता है, सबसे लंबी होती है। मानव इतिहास में बात की गई है, कौन सबसे अवधि या समय जो है सबसे लंबी कौन सी मानी गई है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, महापाषाण काल, नव पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो किसकी सबसे अवधि लंबी मानी गई है, सिर्फ सबसे अधिक समय का काल यानी समयावधि किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता हो तो भैया नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। कॉन्फिडेंस आता है, कमेंट करिए, निसंकोच कमेंट करिए, गलत करिए, कुछ भी करिए। 4 में से तो एक ऑप्शन तो सही होगा ना, तो बिल्कुल करिए ना, बेहिचक करिए। क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथन, यहाँ पे दिया गया कथन, इससे रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पहले कथन दिया है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन के दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। दूसरा देखेंगे, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पढ़ना है, अब आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जो दिया ये होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, क्योंकि देखिए जो आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलत दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाकिस्तान के देखिए मैं बहुत बेवकूफ़ देश है, ये बहुत बेवकूफ़ देश, चूतिया देश है एक प्रकार से, ठीक है। ये बहुत ही विश्व का पूरा चूतिया देश पाकिस्तान है, बेवकूफ़ दोष है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है, इसलिए हम नाम तो जिक्र हो ही जाता है, क्योंकि क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, जब खेती होती है पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो सही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। तो क्या मिले हैं भैया, आइए देखते हैं। हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, किस राज्य में सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। क्या हड़प्पा के नगर की बात की गई है, आप लोग समान वस्तु मत समझिएगा कलाएं। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में किस में मिले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात में, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। जो ऋग्वेद की मूल भाषा है वह कौन सी है, किस पर रची गई थी, पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो जरूर यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, सभी लोग जानते हैं संस्कृत में थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। जो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व के मगध जो महाजनपद के पहले शासक थे वो आपके कौन थे, तो वो आपके कौन थे, यहाँ पर बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार थे। आपको ध्यान लीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे, बिंबिसार थे। इसके पहले दोस्तों अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो, पर्यावरण में प्रॉब्लम हो, बाल विकास में प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट आपको चैनल ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आज ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है, ठीक है इसका। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए और खूब मज़ा कीजिए, खूब मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कुछ भी को आ सकता है, क्योंकि आपको बता के यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जाता कि ये क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ना अपने पे 100% से ज़्यादा आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। जो बौद्ध धर्म के आपके त्रिरत्न हैं उनमें से आपका एक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो कौन सा आपका नहीं है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा। देखिए धम्म जो है, संघ और बुद्ध, ये आपके बौद्ध धर्म के रत्न हैं, लेकिन आपकी अहिंसा आपका बौद्ध धर्म का रत्न नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, सभी हर भाई बहन को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आज जरूर पता होगा। विधानसभा के जो सदस्य या विधायक होते हैं वह राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, किसके द्वारा, भारत द्वारा बात की गई है। तो किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय और एकात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। किसके, अनुसूचित जनजातियों के लिए, जाति जो हैं जातियों के लिए, जनजातियों के लिए नहीं, अनुसूचित जातियों के लिए केवल, ठीक है। कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, तो आपके 84 आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा समानता का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपका नहीं है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो सभी लोग जानते हैं जो बी ऑप्शन दिया है, ठीक है, जो बी ऑप्शन दिया है वो क्या है आपका। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए शोषण के विरुद्ध के अधिकार भी आपका है और आपका धर्म की आज़ादी दी जाती है, कोई भी धर्म आप रह सकते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। शिक्षा का अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार जो है आपका संपत्ति के अधिकार का यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। लिंग, जाति, वंश, शारीरिक विकलांगता किसको अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाति के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके टीटी की किसी भी एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी लेवल, एमपी स्टेट लेवल के लिए, सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है भैया? जो राज्यपाल होता है ना, मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, शपथ आपके राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अभी जो आपके, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। अब बताइए, अभी तक तो आप बात हो गई कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, सीएम को तो राज्यपाल करते, बट राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को आपको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है भैया? मुख्यमंत्री करते हैं, सांसद करते हैं, सांसद और विधायक करते हैं, मंत्रियों की परिषद करती है। अगर आपको पता हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, 24 आवर्स खुला है, उसको भरिए, कमेंट करिए। ठीक है, जितना मन चाहे ABCD जो भी ऑप्शन मन करे उनको कमेंट करिए। वो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव आपका सांसद करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव आपके सांसद करते हैं और जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो आपके विधायक करते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो आंख बूंद का सभी लोग राष्ट्रपति में लगाने हैं। राष्ट्रपति एक ऐसा होता है देश का कि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन होगा? निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो पहला नागरिक आपको राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक? ठीक है, भारत का तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन राज्य का कौन पहला नागरिक होता है? देखिए, राज्य के जो होता है सर्वप्रथम, वो आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देश में राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 2014 के बाद जो है 14वीं, 15वीं, 16वीं, 13वीं कौन सा आपका होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं हो जाएगा। ठीक है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो आपके कौन हैं? ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं नरेंद्र मोदी आपके PM हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रामनाथ कोविंद आपके क्या हैं? राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। नरेंद्र मोदी आपके क्या है? PM हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान में किसका उल्लेख आपका नहीं किया गया? किसका नहीं किया गया है? सभी लोग बताएंगे किसका नहीं किया गया है। तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? जो राज्यसभा है उनके जो सदस्य होते हैं, उनका नामांकन जो है, नामांकित है तो कौन करता है? तो उनका नामांकित राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारत की संविधान जो सभा हुई, उनके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भाई ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है। इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि C राजगोपालाचारी जो है भारतीय गवर्नर जनरल था सर्वप्रथम, यानी पहला। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो है, गला मेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूर्ण करूँगा कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखिए, अक्सर मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं एक भी गैप नहीं लिया हूँ, ना वीडियो एडिटिंग हो रही लगा। जो भी मैं एक वीडियो में पूरा लगातार बनाता हूँ, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 40, चाहे 1 घंटे लग जाए, मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे ब्रेक लेना आता नहीं है, आगे बढ़ना आता है। वही मैं आप लोगों से बोलता हूँ, ब्रेक लीजिए, लेकिन थोड़ा लीजिए, रिलैक्स होकर तुरंत आगे बढ़िए। ठीक है, एनर्जी लाइए और आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? सभी लोग बताएं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई?
तो किसने भैया निर्णायक भूमिका निभाई? चलिए कमेंट करिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ पे भारत की रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन निभाया भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो क्या हो जाएगा? मार्शिद कुली खान के नेतृत्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है। यह लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये किसने कहा था? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था यह घोषणा? ठीक है। किसने किया था? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किसने घोषणा की थी? लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? खुद को पेशवा कानपुर के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने खुद को ही पेशवा कह डाला? तो कौन थे भैया? नाना साहब थे, उन्होंने खुद को पेशवा। नाना साहब पेशवा आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए उपयोगी विधि क्या होती है? कारखाना का अगर विषय आपको पढ़ाना हो तो आपको उपयोगी विधि कौन सी होती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी विधि होती है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और वहाँ पर क्या है, ठीक है, पहुंचना और भ्रमण करना और वहाँ पे प्रैक्टिकली अनुभव लेना। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि एडुसेट, जो एडुसेट से क्या अभिप्राय है आपका? ADUSAT जो है दिया है, इससे क्या अभिप्राय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार काफ़ी बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड है कि रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है वही आपका एडुसेट है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया जाता है? ठीक है। तो ये देखिए जो 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पंचवड़ी ये हिंदी से ले लिया गया है। ठीक है। कि पंचवड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को छंद और विचारों से संरक्षित किया गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ले लिया गया था। ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं, अगर आपको पता हो तो ये कबीर होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कृति है? एलोरा की गुफा में जब आप जाएंगे भित्ति यानी कि दीवारों में जो चित्र बनी होगी जिसमें आपको विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, तो किस काल की कृति आपकी होगी? ठीक है, राष्ट्रकूट की होगी, चालुक्य होगी, गुप्त की होगी, गुर्जर प्रतिहार की होगी। ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, हर भाई बहन कमेंट करेंगे। राष्ट्रकूट काल की बात होगी यहाँ पर, किस काल की कृति है आपकी? राष्ट्रकूट काल की कृति होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो आते ही रहेंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत जल्द आएगा नेक्स्ट वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? कौन सा ऐसा संगठन है जो उपनिषद में आस्था रखता है? तो कौन सा ऐसा संघ है? डायरेक्टली हम आंसर पे आते हैं, आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है आपका ऐसा संगठन है जो उपनिषद में आस्था रखता है। अगला प्रश्न है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जो वात दिग्दर्शी होता है वो किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायु दिशा। वात मतलब क्या होता है? वायु। ठीक है, तो वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो के तरंगों में संचरण में मदद करती है? ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहिर्मंडल में ऐसा होता है कि रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, बहिर्मंडल में मदद मिलती है। देखिए मैं डायरेक्टली, देखिए 30 से 40 सेकंड लगातार और 30 से 40 मिनट लगातार, 50 मिनट, एक एक घंटे की वीडियो मैंने लगातार ये बना के बनाए हैं। ठीक है, ब्रेक नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको पता होता है, मेरे बोलने से पता चल जाता है कि वाकई में जब गला खराब हो जाता है बीच में, ठीक है, पानी पीता हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ। और आप लोग शेयर और लाइक करते हैं, ये आपका प्रेम और स्नेह मिलता है। इसी तरह प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, परिवार को बड़ा कीजिए, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल को बड़ा कीजिए। ये आपका काम है, आपका परिवार है, आपका स्नेह है, आपका प्रेम है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर भाई बहन ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम को आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचाना है। आंतरिक से बाहरी जो परत है उसको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 में से आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए तो कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी लोग देखिए। पहला जो दिया है ऊपर वाला, ये आपका क्या कहलाता है, परपटी कहलाता है। दूसरा कहलाता है मेंटल, फिर आपका बाहरी कोड कहलाता है, फिर आपका आंतरिक कोड कहलाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने बताया ना, ये आपका उल्टा है पूरा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जो नीचे की जो कहलाती है ये आपकी देखिए प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। दूसरा होगा मेंटल कहलाएगा। तीसरा जो ऊपर वाला होगा बाहरी कोड कहलाता है। और जो सबसे ऊपर है वो आपका क्या है, आंतरिक कोड कहलाता है। जो सेंटर में होता है ये आंतरिक कोड होता है, फिर आपका ये बाहरी कोड होता है, फिर जो तीसरी परत यहाँ पे होती है वो आपकी क्या है, मेंटल कहलाती है। और लास्ट वाली जो परत होती है वो का परपटी कहलाती है। ठीक है, जिसे भू परपटी कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे खनिज उत्पाद सब उत्पन्न होता है, वो आपकी भू परपटी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए आरेख में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। चलिए आइए सभी लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। तो क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, देखिए तीर का निशान, सभी लोग देखिए तीर का निशान किस ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी की तरफ से सूर्य की तरफ जा रहा है और पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जा रहा है। तो इशारा क्या है, चंद्र ग्रहण का, बृहत ज्वार भाटा का, लघु ज्वार भाटा का, या सूर्य ग्रहण का, किसका उदाहरण है इसका। चलिए हर भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। देखिए ये चंद्र ग्रहण का उदाहरण है। ठीक है, कैसे चंद्र ग्रहण का उदाहरण पड़ता है, सभी लोग जानते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है बाढ़ मैदान, विसर्प, चौप झील या तटबंध, क्या कहलाता है। हर भाई बहन कमेंट करके बताएगा। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विसर्प कहलाता है। ठीक है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ जाती है तो बड़े जो मोड़ बनते हैं उसको विसर्प कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा जो साधन है बेहद उपयोगी होता है। मान लीजिए कोई भी दुर्गम क्षेत्र है, आपदा के समय में लोगों को बचाना, भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को पहुंचाना, वितरित करना, यातायात के लिए कौन सा आपका सर्वप्रथम होगा। तो सभी लोग जानते हैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, सभी लोग जानते हैं वायु मार्ग होगा। ठीक है, वायु मार्ग बहुत ही ईजिली होता है यहाँ पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये एक कथन है कि सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। दूसरा है, कारण क्या है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो कौन सा, ए और बी में क्या कथन है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है। जो आर है वो ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सत्य तो है लेकिन आर जो है ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है।
निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है भैया? चलिए सभी लोग बताइए। इसका है जो सौर ऊर्जा होता है गैर परंपरागत स्रोत होता है, लेकिन प्राकृतिक कोयला और ईंधन आपके सभी परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, नवीन ऊर्जा आपकी सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 ये क्वेश्चन हो चुके, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जो भी लास्ट तक वीडियो देखा होगा वो धन्य समझेगा। बहुत ही अच्छा आज मिला। ठीक है, इसी तरह प्रश्न आते रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वीवीआईपी क्वेश्चन रहेंगे, और पीडीएफ फाइल भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाइए, मिल जाएगी आपको पीडीएफ फाइल भी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी फ्री में करिए, सभी फ्री में शिक्षा करिए, फ्री में पीडीएफ फाइल चाहिए। क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशेष रूप में निर्मित टैंक तालाब में मछली का प्रजनन कहलाता है। अगर विशेष रूप से जो निर्मित टैंक होते हैं, तालाब होते हैं, मछलियों का प्रजनन आपका उसको क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। जो मछलियों के उत्पादन के लिए प्रजनन की टैंक या तालाबों का मछली का प्रजनन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण ये 60 क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है। तो सभी फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।